लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज पुनः मैं आप लोगों के समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा विषय है वह राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित तो नहीं है, लेकिन सामान्य अध्ययन से संबंधित, क्योंकि उसका ही एक पार्ट ये है। उस सामान्य अध्ययन के बारे में आज मैं एक ऐसी शख्सियत से बात करूँगा जिस शख्सियत को हमने इस कोविड-19 के दौर में खोया है और उसे याद करने की आवश्यकता थी, लेकिन हम उसे याद नहीं कर सके। यह हमें तब याद आएगा जब हमारी परीक्षाओं के रूप में, या प्रश्नों के रूप में जब हमारे सामने उभर कर सामने आएंगे और हमारा जब सिलेक्शन इस एक क्वेश्चन की वजह से रुकेगा, तब हमें अफसोस होगा कि जिन्हें हम पिक्चरों में देखा करते थे, जिन्हें हम मैगजीनों की फ़ोटो में देखा करते थे, जिन्हें जब पढ़ने का वक्त था तब हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज जब हमारी परीक्षा में, हमारे सिलेक्शन में, हमारी सफलता में एक सीढ़ी, हमारे एक पावदान से हम नीचे रह गए केवल उस प्रश्न की वजह से, तो उस शख्सियत का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उस शख्सियत पे आज हम चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि आप काफ़ी कुछ लोग समझ गए होंगे जिस शख्सियत के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। 18 जून 2021 को जिसने वैश्विक महामारी कोरोना ने उसको अपने काल के गाल में संभाल लिया था, उस शख्सियत की चर्चा करूँगा जो 20 नवंबर 1929 को पाकिस्तान के लाहौर में एक गोविंदपुरा इलाके में जिसका जन्म हुआ था। मैं किस पे बात करने वाला हूँ, मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे, चीज़ों को जान गए होंगे। आइए हम लोग सीधे अपने विषय पर आते हैं। विषय मेरा यह है कि जब भारत का विभाजन हुआ, एक ऐसा हमारे विभाजन में हमने बहुत सारी चीज़ें खोई थी, तो बहुत सारी चीज़ें हमने पाई भी, और उस पाने में हमने एक चीज़ वो पाई थी जो आज हम जिसको अपने गर्व के साथ कह सकते हैं, भाग मिल्खा भाग। जब आप पिक्चर देख रहे होते हैं, जो जुनून और जज्बा अपने बच्चे के अंदर आप देखते हैं, वो चीज़ हमने पाई थी किससे? पाकिस्तान के बंटवारे में। जब भारत का विभाजन हुआ, भारत के विभाजन के जो दंगे में सब कुछ उसने खो दिया था। वह व्यक्ति जो 12 साल की उम्र में पाकिस्तान और भारत के जो दंगों, जो बीच में जो बंटवारे के समय जो दंगे चल रहे थे, उस दंगे में मारकाट की स्थिति को देख रहा था। 15 भाई बहन थे ये, 15 भाई बहन थे। एक बहन और एक भाई की शादी उसकी दिल्ली में हुई थी, बाकी सब लोग पाकिस्तान में थे। और उस मारकाट की स्थिति में देखिए आप, उसने जिसने अपने माँ को खो दिया, भाई को खो दिया, बहनों को खो दिया, और एवं यहाँ तक कि अपने पिता को भी जब खो दिया, पिता का साया जब उसके ऊपर से उठता है, तब क्या है, क्या था उसके लिए पाने के लिए? तो उसने भी अपने इस एक जुनून को साबित किया, और उसने भागते हुए जब वहाँ से दौड़ता है, और दौड़ते हुए जब अटारी जंक्शन पर वो पकड़ के उस ट्रेन को पकड़ता है, जो ट्रेन लाशों से लदी हुई थी और भारत के लिए रवाना हुई थी। उस ट्रेन को जब वो दौड़ रहा था, कौन जानता था कि भारत का नाम ही रोशन करेगा? कौन जानता था ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा ये व्यक्ति? और वह दौड़ते दौड़ते उस ट्रेन पर अपनी जान को बचाते हुए चढ़ता है, और दिल्ली के शाहदरा में आके जब वो उतरता है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब उतरता है, तो 2 शरणार्थी कैंप बनाए गए थे। एक शरणार्थी कैंप आपका बनाया गया था शाहदरा में, दूसरा शरणार्थी कैंप जो था आपका वो बनाया गया था पुरानी दिल्ली जीडीवी नगर के पास में। सबसे पहले ये शाहदरा के रेलवे स्टेशन पे अपने जाके इसने जीवन यापन किया, और देखा इसने कि वहाँ पे जो उसकी सिचुएशन थी, वहाँ पे लाशें जब ट्रेनें आया करती थी तो लाशों का ढेर मिला करता था। इसका दिल दहल जाया करता था। जब वहाँ से आया तो कुछ समय तक अपने बहन के यहाँ गया, लेकिन बहन के यहाँ क्या था कि बहन के यहाँ रहने के लिए एक समय तक ही उचित था उसके लिए। खुद संकोच, इतना संकोची प्रवृत्ति का था वह व्यक्ति, उसने वह अपने बहन के यहाँ से कुछ दिनों के बाद छोड़ के शरणार्थी कैंप में चला गया। उस शरणार्थी कैंप में किस तरह उसने जीवन यापन किया है, यह एक झकझोर देने वाला उसका पक्ष था। भाई के कहने पर भाई ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया, क्योंकि भाई भी उसके बेरोजगार थे उस समय। भाई ने कहा कि तुम क्यों नहीं कुछ काम धंधे में करते हो? तो उसने एक प्रण लिया, एक जुनून, एक फिर से एक प्रतिज्ञा ली कि मैं चलता हूँ, कुछ देश सेवा के लिए काम करूँगा। और उसने भारतीय सेना में अपने आप को समर्पित करने का भाव उसके अंदर जागा। जब उस भारतीय सेना में समर्पित करने का भाव जागता है, लेकिन भारतीय हमारी जो सेना है, वो शौर्य पराक्रम से लबरेज जो हमारी यह सेनाएं हैं, यह जो क्या नाम है, एक इंस्टीट्यूशंस है, इस इंस्टीट्यूशन में क्या था, इतना आसान नहीं था। मिल्खा सिंह ने 3 बार प्रयास किया, 3 बार प्रयास किया मिल्खा सिंह ने, और चौथी बार में उसको क्या कहते हैं, सफलता मिली। वो भी किस में? उसको मिली विद्युत मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उस ट्रेड में जाके उसको सफलता मिली, और फीडरमैन के रूप में इसकी नियुक्ति हुई वहाँ पर। सिकंदराबाद में पहली पोस्टिंग पाते हैं। सिकंदराबाद में पहली पोस्टिंग पाते ही
उसके अंदर एक नया जुनून आया। वहाँ पे उसके एक शिष्य, एक हवलदार गुरदेव सिंह जी से मुलाकात होती है। उनके सीनियर थे, वो एथलीट देखा करते थे। जब वो देखा करते थे कि यह व्यक्ति दौड़ने में तेज है, क्यों? क्योंकि वो खाने के लिए दौड़ते थे। कब दौड़ते थे? जब खाने के लिए घंटी होती थी, तब वहाँ से जब वो निकलते थे, जो उनकी स्पीड देखते थे वो, तो उन्होंने परख लिया, क्योंकि वो एक पारखी नज़र के थे गुरदेव सिंह जी, हवलदार गुरदेव सिंह। हवलदार गुरदेव सिंह ने इनकी प्रतिभा को वहाँ पर पहचान लिया। खाना खा रहे थे, मिल्खा सिंह खाना खा रहे थे, और उस समय क्या नाम है, हवलदार गुरदेव सिंह ने कहा, मिल्खा तुम्हें खाना और भी अच्छा मिल सकता है अगर तुम दौड़ना शुरू कर दो। मिल्खा सिंह वो जो भूख और प्यास की ज़िंदगी को सहन करते हुए पाकिस्तान से जब भाग के आए थे, उन्होंने गरीबी को बहुत महसूस किया था, गरीबी को बहुत पास से देखा था, और यह देखा था कि भूख क्या चीज़ होती है। एक एक निवाले के लिए उन्होंने तड़फा था। बहन क्या, उन्होंने वो यातनाएं भी झेली थी। और दिल्ली के शाहजरा में जब कैंप में रह रहे, शरणार्थी कैंप में, तो खाने के लिए कितनी मारपीट हुआ करती थी, उसका भी उन्होंने क्या नाम है, अपने जहन तक में उसका एहसास किया था। उस एहसास ने जब खाने के नाम को जब कुरेदा, तो उनके अंदर फिर एक नया एक फिर से जन्म हुआ, और उनको लगा कि क्यों ना, इस भोजन के लिए तो सब कुछ है। और वो हवलदार गुरदेव सिंह जो द्रोणाचार्य के रूप में उसके लिए साबित हुए, और उन्होंने कहा कि तुम अगर दौड़ोगे, तुम एक स्पेशल डाइट दी जाएगी, और तुम हमारे सेना की तरफ से, भारत की तरफ से खेलोगे। एक नया बिल्कुल चेंज उसके अंदर देखा गया। और जब सिकंदराबाद में जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग के दौरान जब वो खाली हुआ करते थे, और जब वहाँ से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन कभी अगर आप जाइएगा, तो वहाँ से जब ट्रेनें गुजरती हैं, उस ट्रेनों के साथ वो दौड़ना शुरू किया। इसलिए दौड़ रहा था वो व्यक्ति कि अपनी स्पीड को लिए, और हो सकता है कि उस समय उस ट्रेनों में कहीं उसे, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं छोटे बच्चे बचपन में जब हम ट्रेन से यात्रा करते हैं तो लोग हाथ हिला रहे होते हैं। लोग ट्रेनों में क्या कहते हैं होता है, तो खेतों में जो दूर बच्चे खड़े होते हैं आपके साथ दौड़ रहे होते हैं। तो एक जुनून उस समय था। 1954 में इसको निर्मला कौर से मुलाकात होती है, और कहीं हो सकता है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि उस ट्रेन के पीछे दौड़ने का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। और उस निर्मला कौर से जो उनकी मुलाकात हुई, तो उस ट्रेन के दौरान हुई, दौड़ते समय निर्मला कौर जा रही थी कहीं, और यह ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। ये तो अपनी प्रैक्टिस में दौड़ रहे, लेकिन निर्मला कौर की नज़र जब इन पर पड़ी, तो इन्हें लगा कोई तो है ये। और ये इनकी आदत सी थी, जब भी ट्रेन गुजरती तो उसके पीछे दौड़ लेते थे। और वो दौड़ इनके लिए उस निर्मला कौर के पास तक लगे। और निर्मला कौर उस समय 1955 में भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की, इंडिया की कैप्टन हुआ करती थी। और वह जो एक प्रेम था, वो चंडीगढ़ में जाके, वो चंडीगढ़ की रहने वाली थी, सिकंदराबाद से चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट, चंडीगढ़ में उन्होंने अपनी जॉब शुरू की, और चंडीगढ़ में रहकर उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। और उस दौरान क्या नाम है, इनकी मुलाकात जब निर्मला कौर से होती है, तो निर्मला कौर इनके साथ एक प्रेम जीवन जीना इन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन वही था, इजहार करने में इनको लग गया 8 साल। 1962 में क्या कहते हैं कि अपने ये उस प्रेम बंधन में बंध पाए। प्रेम बंधन के बंधने के पहले 1952 में जब ये आती है, 1955 में जब जुड़ती है निर्मला कौर, उस समय से इनके जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन शुरू हो जाता है। और परिवर्तन देखिए किस प्रकार का परिवर्तन है। कैसे मिल्खा सिंह 200-400 मीटर में विश्व रिकॉर्डों की तरफ भाग रहा होता है। क्या ऐसा परिवर्तन हो गया था, क्या ऐसा चेंज हो गया था कि इस मिल्खा सिंह ने सारी हदें तोड़ते हुए और विश्व में अपना नाम परचम फहराने के लिए और भारत का झंडा गाड़ने के लिए घूमने लगा। 200-400 मीटर की रेस में इसने तो अपना परचम ही लहरा दिया। 400 मीटर की रेस को इसने विश्व रिकॉर्ड में तब्दील कर दिया। कई दशकों तक विश्व रिकॉर्ड में रहा। और कार्डिफ फिल्स के संयुक्त साम्राज्य के 1958 में अगर कॉमनवेल्थ गेम की अगर आप बात करेंगे, उसमें यह स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला सिख, और केवल इसलिए लोग देखने की भीड़ लगी थी कि बड़े बालों वाला था, टोपी पहन के व्यक्ति दौड़ा, और जब इसने अपनी टोपी को हटाया तो बालों का जो उसकी लंबाई थी, उस लंबाई को देख के वहाँ के लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज दिया। और वो तालियों की गड़गड़ाहट केवल उस संयुक्त साम्राज्य के कॉमनवेल्थ गेम में नहीं थी, वो पूरे विश्व में गूंज रही थी। इसी में अगर आप देखेंगे, इसी क्रम में जब वो आगे बढ़ता है, तो उसको 1956 में कॉमनवेल्थ से ठीक पहले 1956 में जब ये जाता है मेलबर्न में, जब ओलंपिक में भारत का पहली बार प्रतिनिधित्व करने के लिए उतरते हैं ये, तो वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन का नहीं था।
क्यों नहीं था? अगर आप पूछेंगे क्यों नहीं था, क्योंकि 1955 में बता चुका हूँ कि निर्मला कौर इनके जीवन में आ चुकी होती। और तब आदमी का वक्त क्या था, तब आदमी ज़्यादा समय वहाँ व्यतीत कर रहे थे, उतना ज़्यादा अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस उनका होना चाहिए था वो नहीं बन पा रहा था इनका, क्योंकि ज़्यादा समय निर्मला कौर के साथ गुजार रहे थे। लेकिन आदमी होता ना, आदमी ठोकर खाने के बाद सीखता है। जब उस ओलंपिक मेलबर्न को ओलंपिक 1956 में जब ये भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए और वहाँ से बिना किसी पदक के लौटते हैं, एक निराशा हाथ लगती है, तब वहाँ पे चार्ल्स जैकिंग उस समय जो कि स्वर्ण पदक विजेता थे 400 मीटर में, उन्होंने जब इस व्यक्ति के रेस को देखा तो उन्होंने उस व्यक्ति से मिला। क्योंकि खेल स्पिरिट होनी चाहिए, गेम स्पिरिट अगर आपके अंदर है, खेल भावना अगर आपके अंदर है, तो आप हमेशा जीवन में सक्सेस होंगे। क्यों? क्योंकि खेल भावना से अगर आप किसी के साथ मिलेंगे, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। अगर प्रतिस्पर्धा के साथ आप जुड़ रहे हैं तो निश्चित है कि आप सफलता के एक कदम कहीं ना कहीं आप आगे जा रहे होते हैं। चार्ल्स जैकिंग ने उस समय क्या नाम है मिल्खा सिंह को समझाया कि आपको अपनी टेक्निक्स में कैसे बदलाव करना है। तो पहला अगर टेक्निकल एजुकेशन के रूप में अगर आप देखेंगे तो चार्ल्स जेनिंग एक वैसा व्यक्ति था जिसने 1956 के ओलंपिक गेम में इनको जो मार्ग दिशा निर्देश दिए थे, जो उन्होंने टिप्स बताए थे, वो टिप्स 1958 में अगर आप देखेंगे कार्डिफ वेल्स के संयुक्त साम्राज्य में जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे उस गेम में देखने को मिल जाता है। और अब क्या था, अब तो इसे उड़ने की बारी आ गई थी। अब इसे रोकना बहुत मुश्किल था। अब रोक पाना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि यह जो विद्युत इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में जिस व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी, आज वो विद्युत का रूप धारण कर चुका था। उसमें वो वेग था, वो तेज था उसके दौड़ में, कि जिसको सारी दुनिया देखने के लिए, नतमस्तक होने के लिए तैयार खड़ी थी। शख्स अपनी शख्सियत पर आगे बढ़ता चला जा रहा था। इस शख्स के शख्सियत का यह एक अच्छा अवसर इसको मिला रोम का ओलंपिक 1960 का दौर का। 1960 में जब ओलंपिक खेलने गए और रोम में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे 200-400 मीटर का, और वहाँ पर जब वो दौड़ना उस ट्रैक पर शुरू करते हैं, उन्हें याद था कि पहले जब उन्होंने रोम में जिस धावक के निर्देशन में ये चीज़ों को सीख रहे थे, उसे बहुत कुछ सीखने को मिला था। और जब रोम में दौड़ना शुरू किया, ये सब लोग जान रहे थे कि इस बार तो हमें गोल्ड मिलेगा ही मिलेगा, हमें तो कोई ना कोई पदक मिलना ही मिलना है। गोल्ड से नीचे हमने सोचा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि फ्रांस में इन्होंने जो प्रदर्शन किया था, वह फ्रांस का प्रदर्शन जो था वो भूलने के लायक था ही नहीं। 45.5 सेकंड में जो अपनी जिन्होंने दूरी तय की थी, वह अपने आप में विश्व का एक नया कीर्तिमान था। और यह लगा कि इस बार मिल्खा सिंह कुछ ना कुछ नया करके आएगा और भारत को एक ऊंचे स्तर पर जाके, ऊंचे पायदान पर ले जाके बैठाएगा। लेकिन क्या था, दौड़ शुरू होती है। पूरे विश्व जगत उस ग्राउंड में मौजूद जितने लोग थे, लोग टेलीविज़नों पे जो लोग देख रहे थे, जो लोग रेडियो पे सुन रहे थे, सबके दिल और जान धड़कने भारत के लिए कुछ शांत होकर सुन रही थी कि कब ये पदक, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स के लिए वो दौड़ होती है। उस दौड़ में हम जब अगर गोल्ड जीत रहे होते हैं तो हमारा विश्व एक नए कीर्तिमान, नई ऊंचाइयों पे इस्टेब्लिश हो रहा होता है। जब वो दौड़ शुरू होती है तो देखिए वो पल कैसा रहा होगा। 250 मीटर तक नंबर 1 पर हमारे क्या नाम है मिल्खा सिंह जी चल रहे थे। वो 250 मीटर तक उसे कोई छूने वाला नहीं था, वो इस स्पीड में चल रहे थे। लेकिन मिल्खा सिंह की एक गलती, जिसका एहसास आज भी मिल्खा सिंह ने अपनी जो किताब में की है, मैं बताऊं उस किताब का नाम। उस किताब में जब उन्होंने लिखा है तो उसकी जो बेटी थी, उस बेटी ने सोनल ने खुद कहा कि यह जरूर मेंशन किया जाए कि उस गलती का एहसास उन्हें आज तक है। और वह गलती क्या थी? उन्होंने 250 मीटर के बाद जो उनके दिमाग में एक प्रश्न आया, क्या मैं यह लगातार गति अपनी बरकरार रख पाऊंगा? वह दिमाग में उनके आ रहा था जब वो दौड़ के पहली बार जब ट्रेन पकड़ रहे होते हैं, जब अटारी रेलवे स्टेशन पर दौड़ा के वो ट्रेन पकड़ रहे होते हैं भारत को आने के लिए, क्योंकि उनके पीछे पाकिस्तान के लोग खून के प्यासे दौड़ रहे थे। अपनी जान बचाकर जिन परिस्थितियों में भागे थे, उन परिस्थितियों को याद करते हुए और पुनः जब अपने पीछे प्रतिद्वंदी को जब वो देखने लगते हैं, और जैसे वो देखते हैं, वो क्या होता, प्रतिद्वंदी उनके आगे आ जाता है। एक भूल, आप अपने लक्ष्य से केवल भटके और लक्ष्य से जैसे मुड़कर आपने पीछे की तरफ देखा, और पुराने समय को अगर आप जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या होता है, आप अपना आगे आने वाले समय पे कुछ देर के लिए आप ब्रेक कर देते हैं। और क्या हुआ, जिस भारत को यह था कि हम गोल्ड जीत के आएंगे, हम कांस्य भी नहीं जीत पाए। उसका मलाल मिल्खा सिंह को आज मरते दम तक था। मिल्खा सिंह ने कहा कि मैं संन्यास ले लूँगा, लेकिन मिल्खा सिंह को उस समय में धन है वो मेरे द्रोणाचार्य, उस समय धन है मेरे जो गुरुदेव लोग थे, उन्होंने क्या नाम है मिल्खा सिंह को बहुत समझाया।
निर्मला कौर भी आई, निर्मला कौर ने भी समझाया, उनकी पत्नी उस समय मैं नहीं कहूँगा क्योंकि पत्नी उस समय नहीं थी वो, उन्होंने भी समझाया कि मिल्खा तुम्हें क्या नाम है, तुम्हें दौड़ना है भी। और मिल्खा सिंह को बहुत समझाने के बाद पुनः मिल्खा सिंह उस रेस में वापस आते हैं और मिल्खा सिंह फिर से कहते हैं कि ठीक है मैं खेलूँगा। तो किसी भी कार्य की सफलता के लिए किसी महिला को आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। अगर हो सकता है निर्मला कौर उस समय ना रही होती या निर्मला कौर उनकी लाइफ में ना होती तो मिल्खा सिंह जिनको आज हम पढ़ रहे हैं, आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये हम चर्चा नहीं कर रहे होते। तो उनके समझाने से, हमारे द्रोणाचार्य जो हमारे गुरु लोग थे उनके समझाने से, गुरुदेव सिंह जी के समझाने से, हवलदार गुरुदेव सिंह जी के समझाने से कहीं ना कहीं उनके मन में, जहन में एक फिर से जोड़ा, फिर से एक जुनून, एक चिंगारी जो बची हुई थी वो चिंगारी फिर से उभरी और फिर से भारत के लिए उन्होंने खेलना क्या किया, प्रारंभ कर दिया। बदलाव आ चुका था, चीज़ें बदलने लगी थी। 1962 के जकार्ता में एशियन गेम का आयोजन हो रहा था। जो जकार्ता में आयोजित जो गेम चल रहा था, उस गेम में 200-400 मीटर में क्या किया, गोल्ड का परचम लहराया और फिर से एक नया जुनून, और फिर से भारत के लिए एक नया जुनून जब पैदा हुआ तो 1964 में टोक्यो ओलंपिक उनको खेलने का मौका मिला। टोक्यो ओलंपिक खेलने का जब मौका मिला तो उस समय इनकी शादी हो चुकी थी, और शादी जब इनकी हो चुकी थी उस समय क्या कहते हैं, इनके पास शादी हो चुकी थी और एक दबाव था इनके पास टोक्यो ओलंपिक खेलने का। 1962 में जकार्ता का जो गेम जब वो जीत के, एशियन गेम जब जीत के आते हैं, उस गेम के जीतने पे लोगों की जो उनका भव्य स्वागत हुआ, उस स्वागत में क्या हुआ कि एक स्वागत का खौर ये भी था कि उनकी शादी उसी में करा दी गई। और जब शादी होती है तो अपनी व्यस्ततम लाइफ में कुछ दिन उन्होंने क्या किया, अपने मार्ग से वो भटके, लेकिन उनको क्या था, 1964 में टोक्यो में फिर से ओलंपिक खेलने जाना था और भारत का प्रतिनिधित्व करना था। उस बार 3 गेम में उनको खेलना था। एक था उनका 200 मीटर की रेस, एक थी 100 x 400 की रेस और एक थी उनकी 100 x 400 की रेस थी। इन 4 रेसों में उनको प्रतिनिधित्व करना था, लेकिन एक दुर्भाग्य ऐसा था कि वो किसी भी रेस में जीत नहीं पाए। यह एक ऐसा पल था, ऐसा क्षण था उनके लिए, उन्हें लगा कि मैंने सब कुछ अपना खो दिया। लेकिन 1962 को अगर आप याद करेंगे रोम की जो ओलंपिक में जो उसने दौड़ के अपनी जो रिकॉर्ड बनाया था, उस रिकॉर्ड को 1998 में जाके परमजीत सिंह तोड़ पाए। तो वो जो विश्व रिकॉर्ड था उनके पास, जो भारत के नाम एक रिकॉर्ड था इनके पास, वो रिकॉर्ड 98 में जाके तोड़ पाए। 1960 की चीज़ों को कब बदल पाए, 1998 में परमजीत सिंह तोड़ पाए। अगर हम उनकी पारिवारिक लाइफ की अगर बात करें, पारिवारिक जीवन की अगर आप बात करेंगे तो आपके मिल्खा सिंह जी की शादी के बाद इनके 4 बच्चे हुए, जिसमें 3 बेटियां थी और एक बेटा था। और एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, 1999 में उन्होंने 7 साल के एक बच्चे को उन्होंने गोद लिया था जिसका नाम था हवलदार विक्रम सिंह। वो हवलदार विक्रम सिंह के नाम से जाना गया और टाइगर हिल्स के युद्ध में क्या कहते हैं वो शहीद हुआ। इन उपलब्धियों के साथ अगर आप चर्चा करेंगे तो 1960 के दौर की एक चर्चा मैं आपसे और कर दूं, जो उनके जीवन का सबसे परिवर्तित एक समय था। 1960 के दौर में क्या हुआ कि पाकिस्तान से एक निमंत्रण आया एशियन गेम्स होने का, और यह हुआ कि इस बार एशियन गेम पाकिस्तान में होंगे, और निमंत्रण भारत के पास आया और भारत से कोई जाने के लिए उस समय तैयार नहीं हो रहा था। बड़ी विषम परिस्थितियों में जब यह बात मिल्खा सिंह के सामने रखी गई तो मिल्खा सिंह केवल इसलिए वहाँ जाना चाहते कि जिस तरह वो जब वहाँ से भाग के आए थे, जिस भयावह स्थिति से भाग के आए थे, जिस पाकिस्तान ने सब कुछ छीन लिया था इनका, उस पाकिस्तान में जाकर उसकी सरजमी पर अपने भारत का झंडा लहराना, और यह जुनून जो था उनके अंदर, यह जुनून उनको पाकिस्तान खींच के ले गया। पाकिस्तान का उसमें सबसे तेज़ जो धावक हुआ करता था उसका नाम था अब्दुल वाशिद, वो बिजली की तरह दौड़ने वाला। लेकिन उसे क्या अंदाज़ था कि जो 12 साल की उम्र में जो लड़का ट्रेन से भाग के यहाँ से गया था पाकिस्तान से, वह पुनः उसी ट्रेन से लौट कर आएगा और बिजली की तरह हमसे तेज़ दौड़ेगा। कभी उसे अंदाज़ नहीं था इस तरह का। जब मिल्खा सिंह पहली बार वहाँ पे अब्दुल वाशिद को जब हराते हैं तो वहाँ की महिलाओं ने, जिनको बुर्का पहन रखा था, उस बुरके, उस नकाब को हटाकर उस सिक्के के लिए सब लोगों ने खड़े होकर तालियाँ बजाई थी। पहली बार इस तरह का सिचुएशन देखने को मिला था पाकिस्तान में। उस सिक्के के लिए लोगों ने अपने बुरकों, जहाँ के नकाब को हटाना बड़ा ही मुश्किल होता था, नकाब लोग हटाते नहीं थे। उस दौर में 1960 के दौर में सोचिए आप, जब लोग अपने घरों से बाहर निकल कर उस टेलीविज़न पे उस तालियों की गड़गड़ाहट से उस स्टेडियम में लोगों ने क्या किया, उस सिक्के का सम्मान बढ़ाया, उस सिक्के का गौरव बढ़ाया। जब उस सिक्के का गौरव बढ़ा तो वहाँ के जनरल, उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे अयूब खां, और उन्होंने क्या कह दिया, फ्लाइंग सिक्के का इसको नाम दे दिया।
और इसीलिए इनको फ्लाइंग सिख के उपनाम से अगर जाना जाता। कभी अगर सवाल ये आए कि फ्लाइंग सिख का नाम किस देश ने इनको दिया था, तो पाकिस्तान देश था, और किस व्यक्ति ने दिया था, तो राष्ट्रपति उसमें जनरल अयूब खान थे, उन्होंने दिया था। कब दिया था? 1960 में दिया था। क्यों दिया था? वहाँ के जिसको हम कहते थे कि सबसे तेज़ दौड़ने वाला धावक जो था वहाँ का, जिसके ऊपर वो लोग अपने को गर्व महसूस करते थे, अब्दुल वाशिद, उसको उन्होंने हराया था। एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। और आज भी हम देखते हैं जब भारत और पाकिस्तान के मैच की बात आती है तो हमारे रगों में क्या होता है? एक खून सा खौलने लगता है, एक जुनून सा दौड़ने लगता है, एक उत्साह सा आ जाता है। क्यों उत्साह सा? क्यों? क्योंकि हम इसको प्रतिद्वंदिता के रूप में देखते हैं, जबकि यह हमारा खेल भावना हमारी नहीं है। खेल भावना हमारी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम इस भाव से जब देख रहे होते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है? एक परिवर्तन, एक उत्साह दिखाई पड़ता है। और यह उत्साह का नतीजा था कि मिल्खा सिंह अब्दुल वाशिद को उन्होंने करारी चोट वहाँ पर दी थी। यह पाकिस्तान सहन नहीं कर पाया। पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा था कि भारत में मुझे इस तरह की मुँह खानी पड़ेगी। लेकिन उस मिल्खा सिंह ने जो भारत का परचम वहाँ पर लहराया, भारत का जो गौरव मान सम्मान वहाँ पे बढ़ाया, वह मान सम्मान आज तक बरकरार रखा है हमारे खेल प्रेमियों ने। मिल्खा सिंह जी की बेटी का नाम था, बेटी सोनिया सेवेनल करके उनका नाम था। उन्होंने उनके साथ मिलकर, अपने पिता के साथ मिलकर द रेस ऑफ माई लाइफ एक किताब लिखी, ऑटोबायोग्राफीज में लिखी। और इस ऑटोग्राफी को सबसे बड़ी बात ये थी, इन्होंने अपने वो सारे अनुभवों को शेयर किया जो 1929 जब वो पैदा हुए थे। उस पैदा होने के बाद जब वो पाकिस्तान से छोड़कर 1947 में जब आ रहे होते हैं तो उस दर्द भरी दास्तान से लेके वर्तमान समय तक की दास्तान की वो चर्चा करते हैं। उस चर्चा में वो उन्होंने जो ऑटोबायोग्राफी जो लिखी थी किताब, उस किताब को उन्होंने 2013 में एक फिल्म के रूप में प्रकाशित होती है। और उन्होंने जो अपनी स्क्रिप्ट थी जो लिखी थी इस ऑटोबायोग्राफी को, उसको केवल ₹1 में उन्होंने दिया। चाहते तो उसको मुँह मांगा पैसा मिल सकता था, लेकिन क्या था, उन्होंने केवल इसलिए इस भावना से लिख के लिखा था कि मेरे संघर्षों के बाद मैंने अपने जीवन को किस तरह जिया है, किस तरह भारत के लिए जिया है, किस तरह अपने लिए जीते हुए पूरे देश का नाम मैंने रोशन किया है। इसलिए उस किताब को उन्होंने क्या किया, उस ऑटोबायोग्राफी को अपने केवल ₹1 में उन्होंने क्या किया, दे दिया उन्होंने फिल्म निर्देशक को। और उसमें फिल्म निर्देशक हुआ करते थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा। उन्होंने क्या किया, उस फिल्म को उन्होंने 12 जुलाई 2013, हाँ सर 12 जुलाई 2013 को उन्होंने क्या किया, उस फिल्म का निर्देशन करते हुए पब्लिश कर दी। और उस फिल्म में जो अब सवाल आपसे जो पूछा जाता है, उस सवाल ये पूछा जाता है कि उस फिल्म का निर्देशक कौन था, मैंने बता दिया। उस फिल्म को किस फिल्म के बेस पे बनी, किस पुस्तक के बेस पे बनी, द रेस ऑफ माई लाइफ, इस पे बनी हुई थी। किसके साथ लिखी थी? अपनी बेटी के साथ लिखी थी, सोनिका सेवेनल के साथ लिखी थी मिल्खा सिंह जी ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें मिल्खा सिंह का रोल किसने अदा किया था? उसमें मिल्खा सिंह का जो रोल अदा किया था वह आपके थे फरहान अख्तर ने उसमें रोल अदा किया था, और सोनम कपूर ने उनकी पत्नी का रोल अदा किया था। यह एक स्ट्रक्चर आपका था। वह दौर जिस दौर को उनकी किताबों के बारे में कभी कभी सवाल, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में इनसे सवाल आना निश्चित है, क्योंकि ये अभी हमारे देश का गौरव जो अभी समाप्त हुआ है, जो देश का गौरव की जो अंतिम यात्रा भी हुई है, इस अंतिम यात्रा का जो ये शख्सियत है, जो शख्स है, इस शख्स के बारे में सवाल पूछना लाजमी है। इनकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए 1959 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2001 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए इनको नामित किया गया, लेकिन इन्होंने इनाम लेने से मना कर दिया, पुरस्कार लेने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इस प्रतिभा को, इस अर्जुन पुरस्कार देने में इनको 40 साल लग गए थे। उन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया कि मुझे नहीं, ये इनाम, मुझे पुरस्कार मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी प्रतिभा, मेरी चीज़ों को देखते हुए इसको 40 साल देने में अपने समय लगा दिया। इन्होंने उसे सिरे से नकार दिया। तो वह आप देख सकते हैं कि ये किसी पुरस्कार के लालची प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं थे। इन्होंने जिस प्रकार उसे नकारा है, केवल अपने, इन्होंने सारा जो फोकस किया वो किस पे, केवल अपने कंपटीशन में फोकस किया। मित्रों, बहुत ज़्यादा बात ना करते हो, काफ़ी समय हो चुका है। मैं एक बात और आपको बता दूं कि इनके जो बेटे हैं वो जीव मिल्खा, जो एकमात्र इनका बेटा था, एक बेटा इन्होंने गोद लिया हुआ था। जो जीव मिल्खा साहब हैं वो एक बहुत प्रसिद्ध गोल्फर हैं। और कभी अगर ये सवाल आए कि उनके बेटा जीव मिल्खा किस फील्ड से संबंधित है, तो गोल्फर के रूप में आप टिक करिएगा, धावक के रूप में नहीं, क्योंकि पिता इनके धावक थे, माँ इनकी वॉलीबॉल की कैप्टन हुआ करती थी और बेटा इनका इस फील्ड में था। तो इसलिए सारी फील्ड्स अलग अलग हैं, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह है जो हमारी अंतिम सांसें, जो जून के महीने में जो अंतिम सांसें लेते हैं 2021 में, तो क्या हमें एक प्रश्न उठता है, क्या वो सम्मान को मिल पाता है? क्या अंतिम ज़िंदगी भी वो लोग इसी तरह जीते हैं? क्या हमारी सरकार उन पर ध्यान रख पाती हैं? क्या पद्मश्री से सम्मानित जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए तो मिल पाती हैं? तो बहुत सारे ऐसे अनसुने सवाल हैं,
अनसुने पहलू हैं जिनको सोचने की और कुरुदने की आवश्यकता है। इनको कुरुदिए, खरोचिए, क्योंकि इनसे कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, कुछ ना कुछ एक गौरव की बात मिलेगी, कुछ ना कुछ एक सम्मान आपके प्रति जागृत होगा। जो वो चले गए उनको हम इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे दिमाग में इसलिए प्रश्न आया क्योंकि जब मिल्खा सिंह एक्सपायर हुए तो मिल्खा सिंह को मैंने देखा कि टेलीविज़न पे नहीं दिखाया गया, क्योंकि उस समय कोविड का ही सब कुछ चल रहा था और मिल्खा सिंह को बहुत इग्नोर कर दिया गया था। तो मेरे लिए आवश्यक हो गया कि क्यों हम जिस शख्सियत जिसने अपने भारत का नाम रोशन किया, गौरवान्वित किया, उस गौरव उसको हम इतना शांतिपूर्ण तरीके से हमारे बीच से चला जाए। तो इसको मैंने ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष मैंने कुछ विषयों पे मैंने बात की है। तो मुझे लगता है कि कुछ परीक्षाओं से भी संबंधित यहाँ पे कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो आप सभी लोग के लिए उपयोगी। और वह मैं उस महान खिलाड़ी, उस महान एथलीट के लिए मैं अपने देश की तरफ से मैं उसे सैल्यूट करता हूँ, मैं उसे प्रणाम करता हूँ, उसे नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए। नमस्कार।